Let's begin our day with chapter 5 when they build a bell. So, this chapter talks about the 1857 revolt that is known as Sepoy Mutiny or the First War of Independence. So, we'll talk about the revolt which were held in 1857. It was a series of events which took place before 1857 and surged as a insurgent military action or the armed rebellion in 1857. It basically starts on May in 1857. So let's start the chapter. अगर हम बात करें कि ये इवेंट हुआ कैसे, तो इसमें कोई एक जना नहीं था जो प्रभावित हुआ था। इसमें बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग थे जो प्रभावित थे। जैसे कि बहुत सारी पॉलिसीज़ थी जिससे लोग नाखुश थे और वे उन पॉलिसीज़ को झेल नहीं सकते थे और फर्दर, तो इस कारण से ये रिवॉल्ट हुआ। इसका कारण सिर्फ एक कार्डीज़ को चबाना नहीं था, बल्कि उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें थी। किंग, क्वीन, पीजेंट, लैंडलॉर्ड, ट्राइबल, सोल्जर, इन सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो इंग्लिश मैन की जो पॉलिसीज़ थी वो अफेक्ट करती थी, और उनके पॉलिसीज़, एक्शंस जब आखिर में रहा नहीं गया, तो ये एक उभर कर निकला जो कि 1857 की क्रांति का नाम दिया गया। जैसे कि सबसे पहले बात करें अगर, तो नवाब्स लॉस्ट देयर पावर। अगर हम मिड 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी की बात करें, तो दोज हु वर नवाब्स एंड राजाज, their power got eroded, degraded, and gradually lost their power, authority, and honor. So, as we know, हमें पता है कि जो सब्सिडरी अलाइंस एक पॉलिसी बनाई गई थी डलहौसी के द्वारा, जिसमें यह कहा गया था कि जितने भी राज्य हैं, जो भी प्रिंसली स्टेट हैं, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन आते हैं, मतलब वे सुप्रीमेसी तो ब्रिटिश का ही था, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की। जब भी मैं ब्रिटिश बोलूँ समझ जाना कि मैं ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो उन्हीं की सुप्रीमेसी के अंदर जो राज्य उनकी सुप्रीमेसी को स्वीकार करते थे, मतलब सॉवर्निटी उनकी अपनी खुद की नहीं थी, उनको एक रेजिडेंट रखना होता था अपने राज्य के अंदर, और उसी स्टेशनड मिलिट्री की हेल्प से वे वॉर लड़ सकते थे। बिना अंग्रेज़ों की अनुमति के, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के पूछे बगैर वे कोई काम नहीं कर सकते थे। तो अगर हम देखें, रेजिडेंट को स्टेशन किया गया था बहुत सारे कोर्ट्स के अंदर। तो इस तरह से जो रूलर थे, जो बहुत सारे राज्यों में जो रूलर थे, वहाँ पर उनकी फोर्स डिसबैंड कर दी गई, उनकी रिवेन्यूज़ को इंक्रीज़ कर दिया गया, उनकी बहुत सारी टेरिटरीज़ सब्सिडरी अलायंस के तहत छीन ली गई। बहुत सारे रूलिंग फैमिली थे जिन्होंने कंपनी से नेगोशिएट कर लिया। अगर हम बात करें रानी लक्ष्मीबाई की, तो झांसी का जो राज्य था उसको उस पर वो अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी, और वो चाहती थी कि कंपनी नेगोशिएट करे उससे, और उसका जो एडॉप्टेड सन है उसके हस्बैंड की डेथ के बाद उसको हेयर बनाया जाए उसका, बट दे डिनाइड देयर रिक्वेस्ट। देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट द नाना साहेब, who was the adopted son of Peshwa Bajirao II. He also pleaded to the East India Company that after his father's death, he would have to get the pension by the British East India Company, but the Britishers denied. तो कंपनी जो थी इतनी कॉन्फिडेंट थी अपनी सुपीरियरिटी को लेकर या मिलिट्री पावर को लेकर, कि उनके चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो या पेशवा बाजीराव के पुत्र जो एडॉप्टेड सन थे नाना साहेब, उनकी बात थी, दोनों की प्ली को डिनाइड कर दिया गया। अगर हम बात करें अवध की, तो अवध को भी मिस गवर्नेंस के नाम पर अवध को छीन लिया गया। सबसे पहले 1801 के अंदर अवध को सब्सिडरी अलायंस के तहत डाला गया, और 1856 में अवध को पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में ले लाया गया। तो इसके बाद से जो गवर्नर जनरल डलहौसी थे, वो जिन्होंने आरोप लगाया था कि मिस गवर्न के कारण उनको ऐसा करना पड़ा, उन पर से भरोसा, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर से भरोसा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया। यहाँ पर अगर हम बात करें, तो एक मकसद और था इनका। ये चाहते थे कि दिल्ली में जो एक सिंबॉलिक एम्पायर का नाम आज भी चलता है, जिसको हम मुग़ल बादशाह या हम बहादुर शाह जफ़र की बात करें, तो इसको हटाने की बात कही गई। तो गवर्नर डलहौसी ने तो इतना कहा कि बहादुर शाह जफ़र की जब डेथ हो जाएगी, तो जो भी राजा बनेगा उसकी फैमिली को रेड फोर्ट से अलग शिफ्ट कर दिया जाएगा किसी और जगह पर। लेकिन जब गवर्नर जनरल कैनिंग वहाँ के गवर्नर जनरल कैनिंग आए, तो उन्होंने उस बात को इग्नोर कर दिया। उन्होंने ये कहा कि बहादुर शाह जफ़र तक ही जो आखिरी जो टाइटल था मुग़ल किंग का वो रहेगा, उनके डेथ के बाद उनका कोई भी डिसेंडेंट जो है
उसको एज अ किंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। दे वुड ओनली बी नोन एज अ प्रिंस, मतलब उनका जो अधिकार होगा वो एज अ किंग नहीं होगा। If we talk about the second reason why the revolt held, then we will talk about the peasants and the sepoys. तो जो peasants और जमींदार क्लास थे वो हाई टैक्सेस की वजह से या जो रिवेन्यू कलेक्शन का जो मेथड था उसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी थे, वो उस चीज़ को बियर नहीं कर पाते थे। मतलब पहले तो उन्हें बहुत सारा, जो मैंने बताया सब्सिडरी अलाइंस के तहत कि सब्सिडरी अलाइंस के तहत उन्हें बहुत सारी जो रकम है वो उनको दी गई थी एज अ हेल्प, एज अ रिवेन्यू। बट वो उससे नाखुश थे और उनको कहा गया कि वो अपनी जो लोन उन्होंने लिया है उसको वो रीपे करें, बट उन्होंने उसको मना किया और मना करने के कारण वो डेप्थ ट्रैप के अंदर फंस गए, जिससे मनी लैंडर्स जो थे वो अपनी ही ज़मीन पर किराएदार बन के रह गए। Then we would like to know the another cause which were affected the Indian sepoy. तो जो इंडियन सेपोज थे जो कंपनी को अपनी एम्प्लॉयमेंट देते थे वो भी डिसकंटेंट थे, कहीं ना कहीं नाखुश थे, और उनकी जो नाखुशी है वो पे, अलाउंसेस और कंडीशन ऑफ सर्विसेज जो उनको दी जा रही थी उससे वो नाखुश थे। मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा था। जो वाइट मैन थे उनको जो पे अलाउंसेस या कंडीशंस दी जा रही थी वो सारे भत्ते उन्हें नहीं दिए जा रहे थे जो इंडियन सेपोइस थे, तो इससे वो पहले से ही नाखुश थे। इसके बाद एक रिलीजियस इशू भी देखने को मिला जो कहीं ना कहीं उनकी बिलीफ को, उनके सेंटिमेंट को आघात करता था। वो ये था कि उनका मानना था कुछ रिलीजियस ग्रुप्स का कि अगर कोई भी समुद्र को लांघते हैं तो दे वुड लॉस देयर रिलीजन। सो इन 1824 जब उनको ये कहा गया कि वो बर्मा जाएं और वहाँ पर अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़े, लेकिन जिस रूट से जाना था वो समुद्र को होता हुआ जाना था, तो बहुत सारे जो सेपोई थे उन्होंने मना कर दिया, जिसके कारण से उनको सेवरली पनिश किया गया और बाद में कई तो बात मान गए, कईयों को पनिशमेंट दी गई। तो 1857-56 के अराउंड उन्होंने एक नया लॉ पास आउट किया जिसमें ये कहा गया कि जो भी न्यू रिक्रूटमेंट होगी कंपनी में इंडियन सेपोई की, उनको इस बात के लिए एग्री होना होगा कि वो ओवरसीज़ यानी कि समुद्र से अगर जाना पड़े तो उनको जाना ही होगा। तो इस तरह का कानून उन्होंने पास किया, तो ये भी एक कारण था नाखुशी का। तो सेपोइज़ जो थे वो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हुए थे, बहुत ज़्यादा नाखुश थे। उनकी कंडीशंस पे अलाउंसेस और सर्विसेज जो उनको दी जा रही थी ये भी कहीं ना कहीं उनको प्रभावित करता था, क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो लोग थे वो ज़्यादातर गाँवों से बिलोंग करते थे, तो उनके इस सेंटिमेंट्स का असर बहुत ज़्यादा पड़ा। नेक्स्ट कॉज था इसका कि जो रिफॉर्म्स, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही थी, जो रिस्पॉन्सेस आ रही थी, जो मतलब रिस्पॉन्सेस पीपल की तरफ से आ रही थी उस रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में, वो भी बहुत ज़्यादा थी। जैसे कि एक प्रैक्टिस ऑफ सती एक्ट को उन्होंने इलीगल करार दे दिया। उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट पास कर दिया, मतलब अब कोई भी जो भी विडो होती थी उसकी शादी दोबारा करवाई जा सकती थी। सती को पूरी तरह से इलीगल घोषित कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया कि ये रिलीजियस इशूज़ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे थे। उसके बाद हमने देखा था वर्नाकुलर जो लैंग्वेजेस थे इंडिया के अंदर, वर्नाकुलर का मतलब होता है जो हमारे यहाँ गाँव में देहातों में बोली जाने वाली भाषाएँ हैं, उनको तवज्जो नहीं दिया गया, जबकि इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा प्रमोट किया गया। एक मकौली कमेटी बनाई गई थी जिसमें भी जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको प्रमोट किया गया था। ये भी डलहौसी के टाइम में भी हुआ था। 1830 की बात करें तो कंपनी ने परमिट दिया था क्रिश्चियन मिशनरी को कि इंडिया में वो आएँ, प्रॉपर्टी ओन करें और यहाँ पर अपने मिशन को तवज्जो दें। 1850 के अंदर एक नई लॉ पास की गई और इन्होंने ये कहा उस लॉ के माध्यम से कि अब क्रिश्चियनिटी के अंदर अगर कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो उसका जो मेथड है, जो प्रोसेस है, वो उसको ईजी बना दिया गया। इससे क्या होगा कि जो भी इंडियन अगर वो क्रिश्चियन है तो वो अपने फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है, मतलब ले सकता है, लेकिन बाकियों के लिए ये जो प्रोसेस था वो बहुत ही जटिल था, रिजिड था। तो बहुत सारे इंडियन ने इसे ये समझा कि इस तरह से उनका रिलीजन डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्योंकि क्रिश्चियन धर्म के जो लोग हैं उनको ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है, सुपीरियरिटी उनकी ज़्यादा दी जा रही है हिंदू मुस्लिम के अगेंस्ट। तो इससे भी एक बहुत ही मतलब एक मास लेवल में लोग अफेक्टेड हुए। अगर हम बात करें म्यूटनी की कि म्यूटनी होता क्या है, तो जब कभी भी सोल्जर्स, एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स अपने सीनियर्स को डिसोबे करते हैं, उनकी आज्ञाओं को नहीं मानते,
या ऑर्डर जो उन्होंने दिया होता है उसको नहीं मानते। तो इस टाइप का जो रिबेलियन होता है उसको हम लोग म्यूटनी कहते हैं। ज़्यादातर म्यूटनी का इस्तेमाल सोल्जर्स के लिए किया जाता है जब वो अपने सीनियर्स का ऑर्डर नहीं मानते। तो एक सिचुएशन ऐसा ही 1857 में डेवलप हुआ था। लगभग देखा जाए तो ये एक बहुत सालों से चलता हुआ एक गुस्सा था लोगों का, या सेपोई का, पीजेंट का, लैंडलॉर्ड्स का, ज़मींदार का। ये सिर्फ और सिर्फ सेपोई मूवमेंट म्यूटनी कहा जाता है क्योंकि उनकी भागीदारी ज़्यादा थी, लेकिन देखा जाए तो इसमें रोल सभी का है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहुत ही बड़ा मासिव रिबेलियन से जूझना पड़ा। मई 1857 में ये लगभग चरम पर था अपने। तो सेपोई ने बहुत सारी जगह को चुना इंडिया में। मेनली अगर बात करें तो नॉर्थ इंडिया में, जहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होने के बाद जहाँ जहाँ उन्हें अंग्रेज़ी ऑफिसर्स मिलते, उनके घर मिलते, उनको वो तोड़ते, जलाते, और ये एक वायलेंट रूप लेता चला गया। मेन कहानी इसकी स्टार्ट होती है मीरठ से। इसको मेरठ भी कहा जाता है। दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर के रास्ते पे है ये। तो मेरठ और दिल्ली का जो रास्ता है, मेरे नॉर्थ इंडिया का पार्ट, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। 29 मार्च 1857 की बात है जब मंगल पांडे को डेथ की सज़ा दी गई थी बैरकपुर में। उसी के कुछ दिन बाद कुछ सेपोई का ग्रुप था मेरठ के पास, उसने इस बात से रिफ्यूज़ कर दिया कि नई आई जो कारतूस है उसको वो दांतों से चबाएंगे नहीं, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि वो जो कार्डीज थी बनी हुई उसके ऊपर कोटिंग की गई थी काऊ और पिग के फैट से। मतलब उसका जो कोटिंग, जैसे हम पिल्स लेते हैं, कैप्सूल खाते हैं तो कैप्सूल के ऊपर एक कोटिंग होती है, तो वैसे ही उसके ऊपर एक कोटिंग थी। और जो कार्डीज, जो इसे कार्डीज कहा जाता है, उसको पहले दांतों से चीरना था और उसके बाद उसका इस्तेमाल किया जाना था। तो ये अफवाह फैल गई थी कि काऊ और पिग का बना हुआ था वो। तो लगभग 85 सेपोई को सर्विस से डिसमिस कर दिया गया जब उन्होंने अपने सीनियर की बात नहीं मानी, और 10 साल की सज़ा भी उनको दिया गया क्योंकि वो अपने ऑफिसर्स को डिसोबे कर रहे थे। ये 9 मई की बात है 1857 की, और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को डेथ की सज़ा दी गई थी। अगर हम इसी की बात करें तो ये जो इवेंट था जब 85 सेपोइज़ को डिसबैंड किया गया था, उन्हें सज़ा दी गई थी, मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी, तो इससे कहीं ना कहीं सेपोई के अंदर डिसकंटेंट की भावना जो है जाग गई। तो मेरठ के पास एक घटना होती है 10 मई को। सोल्जर्स मार्च करते हुए मेरठ की जेल तक पहुंचते हैं। वहाँ पे बहुत सारे जो अंग्रेज़ी सिपाही अपने सीनियर्स को डिसोबे के कारण उनको जेल में बंद कर दिया गया था, उनको वो छुड़ा लेते हैं। वहाँ पर बहुत सारी मात्रा में वो गन, एम्यूनेशन, तोप वगैरह वहाँ से उठा लेते हैं, और जो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी थी वहाँ पर, जो अंग्रेज़ी हुकूमत के नाम से चलती थी, उसको वो आग लगा देते हैं। तो इस तरह से सोल्जर्स ये डिटरमाइन कर लेते हैं अपने आप से कि हमें बहादुर शाह जफ़र के पास जाना है और उनके अंदर हमें भारत को अंग्रेज़ों से मुक्त करना है।